नए हफ्ते का एक्शन और वीकेंड रहा पूरा जबरदस्त खबरों भरा, जहां दुनिया भर के बाजारों से भी ढेर सारी खबरें, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और भारतीय बाजारों के लिए भी राहत पैकेज के 5 चरणों का ऐलान पूरा। तो इन सब ट्रिगर्स पर बाजार आज करेंगे नए हफ्ते की शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी कमजोरी से सुस्ती की तरफ बढ़ता हुआ, एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार। तो भारतीय बाजारों की ओपनिंग हरे निशान में हो पाएगी क्या, होगी तो टिकेंगे क्या, और क्या रहेगी रेंज, क्या हो आपका ट्रेड, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जैसा कि आप बोल रहे थे अनिल जी, इतने सारे ट्रिगर्स आए हैं पिछले 48 घंटों में, मुश्किल होगा एक नैरो डाउन करना, पर हम कोशिश करेंगे सभी बातों पर डिस्कशन की। तो इस समय सर बाजार के लिए बड़े ट्रिगर्स कौन से होंगे? डाउ फ्यूचर्स ये 250 पॉइंट मजबूत है और आज सुबह अच्छी शुरुआत जो होती दिख रही है एशियाई बाजारों की, या यूं कहेंगे कम खराब शुरुआत होती दिख रही है बुरी खबरों के बावजूद। उसका बड़ा कारण यही है कि डाउ फ्यूचर्स थोड़े बेहतर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी भी इसी वजह से रिकवर होता हुआ दिख रहा है। राहत पैकेज के सारे 5 चरण आपके सामने आ चुके हैं, डिटेल्स आ चुकी है। कुछ सेक्टर्स, कुछ चीजें अच्छी है तो कहीं इस बात की निराशा है कि हमें कुछ मिला नहीं। लॉकडाउन 4.0 ये अब लागू हो गया। 31 मई तक देश में लॉकडाउन रहेगा, लेकिन हाँ, इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस को थोड़ी सी राहत यहां पर मिली है। भारत में कल कोरोना के लिए बेहद खराब दिन रहा। 5000 से ज्यादा मरीज एक ही दिन में आए और ये अब तक का एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और नए मरीज आने की संख्या में भारत अब विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। तो कोरोना को लेकर हिंदुस्तान में जो समस्याएं हैं वो बढ़ती हुई दिख रही है। ये 4 ट्रिगर्स आज के लिए बड़े हैं। दीप, बिल्कुल, तो बहुत सारे सर ट्रिगर्स हैं जिनके बारे में बात करनी है, पर सर सबसे बड़ी बात से ही शुरुआत करते हैं, जो पिछले हफ्ते का न्यूज़ फ्लो जिसने डोमिनेट करा, राहत पैकेज। अब 5 स्टेजेस हमारे सामने आ गई हैं। 3 स्टेजेस फ्राइडे के मार्केट के बंद होने के बाद आई हैं। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, कहीं पर डिलीवर किया है, कहीं पर नहीं करा है। तो सर इसी के एनालिसिस से शुरू करते हैं। अब जो 5 राहत पैकेज के हमें फाइनल कॉन्टूर्स पता चल गए हैं, क्या अच्छा है सर इसमें, क्या बुरा है, क्या मार्केट को चाहिए था, कहां पर आपको लगता है कि थोड़ी स्पेस और है अभी? 2-3 चीजें जो बहुत अच्छी हैं उसमें एक ये कि एमएसएमई के ऊपर फोकस किया गया है। और एमएसएमई पर जब आप फोकस करते हो तो सभी सेक्टर के छोटे कारोबारी जो हैं उन पर आप फोकस करते हैं। एमएसएमई की तीनों की, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की, उन्होंने डेफिनेशन बढ़ाकर ज्यादा बिजनेसेस को इसमें लाने की कोशिश की और वहां पर 3 लाख करोड़ की जो फंडिंग की एक विंडो खोली है। मुझे लगता है कि अगर छोटे छोटे बिजनेसेस को पैसा मिल पाए तो निचले स्तरों से ज्यादा काम बेहतर होता हुआ दिखेगा। एक वो है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के 1 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है, वहां पर पूरा फोकस है। माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर पूरे देश में काफी दिक्कतें चल रही है, उसको देखते हुए सरकार ने मनरेगा में 40,000 करोड़ का एडिशनल पैकेज दिया है जो स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए होगा। अब मनरेगा में 1 लाख करोड़ का टोटल खर्चा किया जाएगा। ये कुछ चीजें ऐसी है जो बेहतरीन है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है जो सरकार ने की है। पहला, जैसे सरकारी कंपनियों को लेकर, जहां पर सरकारी कंपनियां को हर एक सेक्टर को 2 भागों में बांटा जाएगा। देखा जाएगा कि क्या ये वाकई में देश के लिए और सरकार के लिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, या तो स्ट्रेटेजिक है या नहीं है, दूसरे होंगे। तो जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है वहां पर भी सरकार की लिमिट कम की जाएगी कि एक सेक्टर में 4 से ज्यादा सरकारी कंपनियां ना हो जहां स्ट्रेटेजिक है, और बाकी सारे सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर्स को आने का मौका मिलेगा। तो कहीं कहीं सरकार ने मन बना लिया है कि बिजनेसेस को, हर एक तरह के बिजनेसेस को प्राइवेट सेक्टर में खोला जाए। इंटरेस्टिंग बात ये, अब पता नहीं बिजनेस कब कितना और कितना बड़ा होगा दीप, लेकिन अगर आप स्पेस मैनेजमेंट को खोलते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए कि इसरो की फैसिलिटीज प्राइवेट सेक्टर यूज कर सकता है, मैं बिजनेस के एंगल से नहीं देख रहा, लेकिन मैं इस एंगल से देखता हूं कि वाकई में सरकार का कई सेक्टर्स को खोलने का इरादा है। एटॉमिक एनर्जी मसलन, ये ऐसा सेक्टर है और ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो आजादी के बाद से हमेशा प्रधानमंत्री ने अपने पास रखा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी वाली चीजें होती है। इनका किस तरह से मेडिकल में इस्तेमाल हो पाए, इसके लिए धीमे धीमे इन सेक्टर्स को ओपन अप करने की जो कोशिशें या जो विचार है। सिविल एविएशन में अभी तक 60% स्पेस मिलती, ये स्पेस ज्यादा मिलेंगी। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो इंटेंशन है, लेकिन इनके असर जो होंगे वो आज कल हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं होंगे। इनके असर होंगे 2 साल, 3 साल, 5 साल में। तो ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से ठीक है कि आप एक आउटलाइन देने की किस तरह से सरकार तमाम सेक्टर्स को खोलना चाहती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे डिफेंस सेक्टर में एफडीआई ऑटोमेटिक रूप से 49% से 74% ज्यादा प्राइवेट सेक्टर आ सके, ट्रांसपेरेंसी आए,
ये एक ऐसा सेक्टर है जहां दुनिया भर की सरकारें सबसे बड़ा पैसा पॉलिटिकल पार्टीज डिफेंस डील से कमाती है। जो सरकार पावर में होती है वो डिफेंस डील से पैसा कमाती है, ये नॉन सीक्रेट है। वहां पर एक बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए कि आप इस सेक्टर को ओपन अप और ज्यादा करें, ट्रांसपेरेंसी लाएं। तो मुझे लगता है कि इंटेंशन अच्छा है, बस बात वही है कि आपको ट्रीटमेंट कौन सा चाहिए, एलोपैथिक ट्रीटमेंट और सर्जरी चाहिए या फिर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो पॉइंट ये है, ये ट्रीटमेंट थोड़ा होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ज्यादा दिख रहा है बजाय एलोपैथी और सर्जरी के। एलोपैथी सर्जरी के लिए आज से 2-3 चीजें ही ठीक है, जिसमें कि एक माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ज्यादा एलोकेशन मनरेगा में, एमएसएमई के लिए थोड़ी लिक्विडिटी की राहत। बाकी मुझे लगता है कि हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हो सकती थी या होनी चाहिए, जो शायद या तो सरकार ने आगे के लिए रखी है या नहीं करने का मन बनाया है। मसलन आप देखिए, रियल एस्टेट को लेकर कोई बहुत बड़े ऐलान नहीं हुए। ठीक है, थोड़ा बहुत एनबीएफसी के जरिए लिक्विडिटी आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा उससे फायदा नहीं होने वाला है। कंस्ट्रक्शन को लेकर ऐलान बहुत नहीं हुए। ऑटो सेक्टर जो बड़े रोजगार देता है, बड़ी मुश्किल में है, उनको लेकर कोई बड़े ऐलान नहीं हुए हैं। इस वक्त हॉस्पिटलिटी बिजनेसेस जो हैं वहां पर और ज्यादा डायरेक्ट किसी न किसी तरह की रिलीफ की जरूरत थी, वो मिसिंग है। आप में मिडिल क्लास ज्यादा खर्चा कर सकें, हमारे हाथ में ज्यादा पैसा है, कुछ ऐसा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, वो मिसिंग है। कि या तो टैक्स कट मिडिल क्लास के लिए दिया जाता कि जिनकी सैलरी या जिनकी कमाई 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए सालाना है, कम से कम उनके हाथ में थोड़ा पैसा बचे। तो बेसिकली आप देखेंगे, अच्छा कैपिटल मार्केट के लिए ज्यादा कुछ खास है नहीं, कि कैपिटल मार्केट के लोग शायद अंदाजा लगाकर भी गए थे फ्राइडे के दिन की शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हट सकता है, बड़ी दबी जबान में ऐसी खबरें चल रही थी, वो मिसिंग है। बायबैक को लेकर मतलब बेसिकली ये कि पॉइंट सिंपल है। मैं 5 दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने एक भी मिनट छोड़ा नहीं दीप, और 5 दिन जो मैंने सुनने के बाद मुझे एक चीज जो समझ में आई वो ये कि सरकार का फोकस पिरामिड के बॉटम पर है, टॉप पर नहीं। तो स्टॉक मार्केट, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े कॉर्पोरेट्स और बाजार को इम्पैक्ट करने वाले सेक्टर्स ये पिरामिड के टॉप पर आते हैं, वहां सरकार देख नहीं रही है। सरकार एकदम नीचे देख रही है, जहां माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जहां पर एमएसएमईज हैं। पहले नीचे से समस्याओं को सुलझाना चाहती है, जो शायद सरकार का इरादा ठीक भी हो सकता है। देखिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सुलझाने के अपने अपने तरीके हैं, और मुझे लगता है कि 2008 में जो कुछ सरकार ने किया उससे सरकार के मन में एक चीज क्लियर है कि आप ऊपर वालों को फायदा देंगे तो शायद नीचे तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन नीचे वालों को फायदा देंगे तो उन तक रिलीफ डायरेक्ट पहुंच सकता है। तो सरकार ने ये दूसरा वाला रास्ता चुना है, देखते हैं कितना कुछ जल्दी से चीजें रिकवर होती है। लेकिन पॉइंट सिंपल है, इम्पैक्ट आने में, दिखने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, और मुझे लगता है कि ऑपरेशनल लेवल पर जो काफी कुछ सहूलियत दिए जाने की जरूरत है बिजनेसेस को, वो करने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, हमेशा ये हम कहेंगे कि वो दिल मांगे मोड़, थोड़ा और मिलता तो अच्छा होता। तो ठीक है, जो मिला वो ठीक है, लेकिन बहुत कुछ स्पेशली थोड़ा सा मिडिल क्लास लोगों के लिए थोड़ा और करने की जरूरत थी, तो उन्हें थोड़ी राहत मिलती। क्योंकि इस वक्त है ना, सबसे मुश्किल में वही लोग हैं कि आप नो डाउट जो डेली वेजेस अर्नर है उनके लिए सरकार खाने पीने का इंतजाम कर रही है, लाने ले जाने का कर रही है, वो अपनी जगह उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है। जो बहुत बड़े लोग हैं उन्हें समस्याएं नहीं है, लेकिन बीच वालों का क्या, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी कौन सुनेगा, उनकी कौन देखेगा। तो वो वहां पर जो तकलीफ है ना, वो इस पैकेज में मुझे कहीं दिखी नहीं कि उन्हें एड्रेस करने की कोशिश हुई हो। बिल्कुल, तो सर जैसे आपने कहा रिफॉर्म्स काफी सारे आए हैं, लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट्स काफी होंगे, बट इमीडिएट टर्म में देखना पड़ेगा क्या बेनिफिट आता है। और सर जैसे कि आप बोल रहे थे कुछ सेक्टर्स को इग्नोर कराए, पर अगर इमीडिएट इंपैक्ट की बात करें या फिर कौन से स्टॉक्स फोकस में आ सकते हैं, तो उसमें भी कई सारे चेंजेस आए थे। आपको लगता है कि आज या फिर आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक्स पर कुछ एक्शन मिलेगा, स्पेशली जो पीएसयू स्टॉक्स हैं या डिफेंस हैं, पावर हैं, क्या ये फोकस में रह सकते हैं सर? देखिए दीप, हमेशा हर देखिए एक एक सेक्टर की बात करते हैं। चलिए डिफेंस जो सबसे मोस्ट टॉक्ड अबाउट सेक्टर है, कि जहां पर सरकार एफडीआई ओपन अप करके 74% ऑटोमेटिक रूट में ला रही है। अब एक लिस्ट बनेगी कौन कौन से वेपन्स ऐसे हैं, हथियार ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में बनाए जा सकते हैं, और उनके लिए आप एफडीआई ला सकते हैं। अच्छा कदम है कि जहां आप एक और टेक्नोलॉजी मिलेगी और आपको दूसरा विदेशी पैसा मिलेगा, और हथियार हिंदुस्तान में बनेंगे जो हमारे जवान यूज करेंगे। लेकिन लिस्ट बनेगी, लिस्ट बनने के बाद आप अपने पार्टनर ढूंढेंगे, फिर कंपनियां देखेगी, जो विदेशी इन्वेस्टर हैं वो सोचेंगे कि कितना बिजनेस हमें मिल सकता है, फिर पैसा आएगा। एक लंबी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आज 74% की यार कल से है ना अचानक से 25 लोग लाइन लगाकर बाहर खड़े हैं
कि चलिए हमें पैसा डालना चाहिए, हम HAL के साथ या भारत डायनेमिक्स के साथ या BEL BML के साथ कल ही टाइप कर लें। ये इतने आसान काम है नहीं। दूसरी बात, ज्यादातर डिफेंस कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं, तो सरकारी कंपनियों में आपके लिए पार्टनरशिप करना, JV बनाना वैसे भी लंबी प्रोसेस है। सो सिंपल चीज है, सेंटिमेंट के लिहाज से अच्छा है, लेकिन एक्शन में आने में, एग्जीक्यूशन में बड़ा वक्त लगेगा। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, ये डिफेंस स्टॉक्स जो आज इन खबरों के दम पर भागे, स्पेशली मैं फिर आपको कहूंगा कैश मार्केट के स्टॉक्स जो बहुत तेजी से कई सारे सेक्टर्स के चलेंगे, तो आज और कल जो इन सेक्टर्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है ऊपर के लेवल पे, इनमें ऊपर के लेवल पे फंसना नहीं है, ध्यान में रखिएगा। कैश के स्टॉक्स ऐसे हैं जो खबरों के दम पर चलते हैं, तब अगर आप लेने जाते हैं तो आप पैसा बना नहीं पाएंगे। 20-20% सर्किट पर आप अगर ये सोच कर लेंगे कि कल फिर से एक सर्किट मिलेगी, हो सकता है मिल जाए, मैं नहीं जानता ना मिले, लेकिन आपको निकलना भी फिर आना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप फंस जाएं। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, अगर आप डे ट्रेड के लिहाज से, एक आध दिन के ट्रेड के लिहाज से कर रहे हैं तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बाजार फिर से मौके दे देगा, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो। दूसरे सेक्टर जैसे सरकारी कंपनियों की बात हुई, अब हर एक सेक्टर में सरकारी कंपनियां अगर 4 ही रहेगी तो समझिए सरकारी, इसका मतलब समझिए आप बैंक्स को मान लीजिए कि आप स्ट्रेटेजिक सेक्टर मानते हैं, मानना भी पड़ेगा क्योंकि बैंक्स में आपको प्रायोरिटी लोन देने होते हैं, एग्रीकल्चर को, छोटे उद्योगों को संभालना होता है। अगर आप ये सिर्फ पूरा प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि कोई HDFC बैंक, ICICI बैंक सारे के सारे जितने सरकार चाहती है उतने किसानों को लोन देगा या उतना MSME को देगा। तो ये काम तो आपको सरकारी बैंकों से ही करवाना होगा। अगर ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर है और यहाँ पर 4 ही बैंक रहने SBI को मिलाकर, तो फिर बाकी बैंकों का मर्जर, और बैंकों के मर्जर के बाद क्या वैल्यू बनती है वो आपने बैंक ऑफ बड़ौदा और बाकी 3 बैंकों के जो 3 मर्जर हुए हैं वो देख लिया। तो मुझे लगता है कि, और दूसरा ये कि अगर आप हर एक सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स लाना चाहते हैं तो क्या आप प्राइवेट प्लेयर्स को लाने के पहले अपनी सरकारी कंपनियों की स्ट्रेटेजिक सेल कर देनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए? क्या आप और MTNL BSNL तो नहीं बना रहे हैं? क्या आप और भेल तो नहीं बना रहे हैं? आप देखिए भेल कहाँ ट्रेड किया करता था, आज 20 रुपए में लाले पड़ रहे हैं। तो पॉइंट सिंपल है, सरकारी कंपनियों के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, और जहां भी प्राइवेट सेक्टर आया और कॉम्पिटिशन बढ़ा, एक चीज तय है कि सरकारी कंपनियां टिक नहीं पाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मैं इन सरकारी कंपनियों के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं देखता, और मैं ये भी नहीं देखता कि अगर स्ट्रेटेजिक सेल होगा तो सरकारी कंपनियां इजीली बिक जाएगी। पिछले साल के डाइवेस्टमेंट टारगेट ही आपके पूरे नहीं हुए, जबकि निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था। अब आगे करते हुए डाइवेस्ट करना इतना आसान नहीं है। आपको एक स्ट्रॉन्ग मजबूत कैपिटल मार्केट चाहिए जहां सेंटिमेंट भी अच्छा हो और पैसा भी हो, दोनों चीजें आपके पास हो तो आप कर सकते हैं। तो पॉइंट सिंपल है कि आप तो फिर ऐसे में अगर सरकार को वाकई में बड़े डाइवेस्टमेंट करने हैं, स्ट्रेटेजिक सेल करनी है, अच्छे वैल्यूएशन चाहिए, अगर BPCL 600 रुपए पर ट्रेड कर रहा है तो आप 800-900 रुपए मांग सकते हैं, 700 मांग सकते हैं। अगर BPCL ट्रेड ही 300 पर करें तो आप क्या मांगेंगे? 600-700 कौन देगा? तो पॉइंट सिंपल है, क्या मार्केट को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए किसी तरह का कोई ऐलान होने चाहिए? 100% होने चाहिए। इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटा दें। इस वक्त जो लोग हिंदुस्तान के बाजारों में पैसा लगाएंगे उनके लिए पूरी संभावना है कि आप इतने लोअर लेवल पर लगा रहे हैं, पैसा बनेगा, लोगों का इंटरेस्ट मार्केट में लौटेगा, कैपिटल मार्केट मजबूत होंगे, तो सरकार को भी अपनी स्टेक कंपनियों में बेचने में आसानी होगी। तो मुझे लगता है कि सरकारी कंपनियों पर मैं पॉजिटिव नहीं हूं। मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर सरकारी कंपनियों में बेचकर निकलना चाहिए। जहां जहां जिन जिन सेक्टर्स में सरकारी कंपनियों के लिए कंपटीशन बढ़ेगा वहां वहां दिक्कत होनी चाहिए। आप टेलीकॉम को देख लीजिए, क्या कहीं टॉप 3 में सरकारी कंपनियां कहीं अब दिखती है क्या? BSNL को आप थोड़ा छोड़ दें एक बार, बट अदरवाइज MTNL आपका बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं। बाकी सेक्टर्स में भेल में जब कंपटीशन खुला, दूसरी कंपनियां आई, तो आप देखिए किस तरह की हालत होते हैं। सेम आपके डिफेंस में भी होगा। धीरे धीरे सरकारी कंपनियों की मोनोपोली अगर जैसे जैसे खत्म होंगी, इन कंपनियों की वैल्यूएशन कम होंगी, तो ये इनके दम पर सरकारी कंपनियों को खरीदने का वक्त नहीं है, बल्कि निकलने का वक्त है। और मैं तो ये फिर कहूंगा, अगर बैंक्स के लिए भी यही होना है तो फिर बैंक्स के लिए भी मुश्किल होगी। सरकारी बैंक्स आपको किस तरह से वैल्यू बना कर देंगे, इस पे मुझे संदेह है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ सरकार की जरूरत है कि वो सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले ताकि पैसा आ सके और वहां से ग्रोथ मिल सके। बेसिकली आइडिया ये है सरकार का कि यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो और GDP ग्रोथ में बढ़ोतरी मिले। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये कीमत चुकानी पड़ रही है सरकारी कंपनियों के वैल्यूएशन में कमी होते हुए देखकर। तो दोनों तरफ मतलब आपको बैलेंस बनाकर चलना है। तो मेरा समझना यह कि सरकारी कंपनियों के डाइवेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक सेल पहले किए जाएं और उसके बाद सेक्टर को खोला जाए, तो ये शायद सरकार के लिए और सरकारी कंपनियों के लिए अच्छा होगा। लेकिन जहां तक स्टॉक्स के रिएक्शन का सवाल है, मैं फिर कहूंगा कोई भी स्टॉक रहने दो, किसी भी तरह का, आपको सरकारी जो ऐलान हुए हैं, इन ऐलान के दम पर गैप से ऊपर खुलने के बाद
आज कल में आपको बेच के निकलना है, ये ध्यान में रखिए। आप तभी खरीदिए जब आप बेचना जानते हैं। अदरवाइज अगर 20% या एक या दो सर्किट पर आप खरीदेंगे, आप फंस जाएंगे और बाद में आपके लिए वो एक तरह से पार्किंग हो जाएगी। 6 महीने 12 महीने, मुझे नहीं पता कितना वक्त लगेगा वापस से आपको वो भाव देखने में और निकलने के लिए। तो सावधानी रखें, ऐसा ना सोचें कि ये हो गया इसका मतलब इस सेक्टर के और इस स्टॉक के वारे न्यारे हो गए, अचानक से किसी डिफेंस की लिमिट बढ़ गई, इसका मतलब 25 लोग तैयार बैठे हैं खड़े हैं गेट के बाहर कि लीजिए हमारा पैसा ले लीजिए, हम कल ही पार्टनरशिप करने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो बहुत ज्यादा अति उत्साह में ऊपर में फंसे ना, ये ध्यान में रखिए। बिल्कुल, तो ऊपरी लेवल्स पर आपको एग्जिट करने की सोचनी है उन स्टॉक्स में जहां पर आपको अच्छे गेन्स मिल सकते हैं, गैप अप अगर आपको मिले तो चलिए सर, ये तो रहे राहत पैकेज की बातें। और जहां तक स्टॉक्स का सवाल है, ग्लोबली भी सर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एक तो यूएस चाइना में विवाद बढ़ रहा है, हुआवे को अब टारगेट कर रहे हैं यूएस, तो फिर चाइना बोल रही है कि हम एप्पल और सिस्को पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कोरोना के मामले सर बढ़ रहे हैं, वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए अमेरिकी सरकार की तरफ से एक बड़ा फोकस आ रहा है। तो जितने सर ये ग्लोबल ट्रिगर्स हैं, इनका क्या रोल रहेगा आगे जाकर बाजार के एक्शन पर? किस तरह का फोकस करना चाहिए, किस तरह से इन्हें रीड करना चाहिए? देखिए, मार्केट का रिएक्शन अलग चीज है और खबरें अलग चीज है। अगर आप खबरों के लिहाज से देखेंगे तो कहीं कोई अच्छी खबर है नहीं। अमेरिका में कोरोना के केस देख लें, दुनिया भर में देख लें, हमारे यहाँ देख लें, दीप ये तो सारे नंबर्स खराब ही हैं। लेकिन ठीक है। और अच्छा, दूसरी तरफ बात वही है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि डर क्या है। डर ये कि अमेरिका कुछ न कुछ एक्शन करेगा, और अमेरिका एक्शन से मतलब कहना, ये जो चाइनीज कंपनी हुएवी पे इन्होंने एक्शन किया है, ये समय से पहले होता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात है कि चीन भी उस पर रिएक्शन दे रहा है। ऐसा नहीं कि चीन चुपचाप बैठने के मूड में है। आई डोंट नो क्यों डाउ फ्यूचर्स उस पर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, या क्यों अमेरिकी मार्केट रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि आपको दो चीजों में चूज करना है। एक और खराब खबरें हैं, खराब इकोनॉमी है, और दूसरी तरफ लिक्विडिटी है, पैसा है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि अगर इंडेक्स में पैसा आता है, इंडेक्स गिरता नहीं है। इंडेक्स गिरता नहीं तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि यह बेहतर इन्वेस्टमेंट है जहां आप इंडेक्स में शांति से पैसा लगाओ। नेस्डेक फ्यूचर्स, नेस्डेक का इंडेक्स आपका साल 1 जनवरी से अब तक देखें तो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या? कोरोना के बावजूद अच्छा पैसा बन रहा है, या फिर कम से कम नुकसान नहीं हो रहा। ये एक एसेट क्लास है। तो वो लिक्विडिटी ऐसी है जो ईटीएफ में आ रही है, और जब ईटीएफ में पैसा लगता है तो इंडेक्स मजबूत रहता है या बढ़ता है। मजबूत रहता है तो और पैसा अट्रैक्ट करता है, और पैसा वहां पर आता है। सो वो एक अलग सिचुएशन है जहां पर हकीकत से दूर लिक्विडिटी मार्केट को ड्राइव कर रही है। लिक्विडिटी की अपनी ताकत है मार्केट को ड्राइव करने की। अच्छे से अच्छे समय में लिक्विडिटी अगर है, सप्लाई है, तो मार्केट गिर सकते हैं, और बुरे से बुरे समय में अगर पैसा है तो मार्केट बढ़ सकता है। सो सिंपल चीज ये है कि अभी न मार्केट कोरोना को ढंग से देख रहे हैं, न अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन को ढंग से देख रहे हैं। अभी जब तक पैसा है, और वो पैसा जब तक लगना है, वो कहते हैं ना कि आप मार्केट में आप करेक्शन का इंतजार करते हैं, लेकिन करेक्शन आता नहीं। करेक्शन तब आता है जब आपका आखिरी चेक लग जाए और इन्वेस्टमेंट हो जाए। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे ना बचे तब शायद करेक्शन आता है। या फिर मार्केट गिरता तब है कि मतलब बढ़ता तब है जब आप सोचें कि अब यहां से और गिरेगा या और नीचे जाने वाला है। तो मार्केट हमेशा आपको सरप्राइज या शॉक्स देगा। कभी भी एक तरफा मार्केट चलेगा नहीं। मार्च में आपने एक तरफा गिरावट देखी, अप्रैल में एक तरफा तेजी देखी, मई के पहले हफ्ते में पहले दिन हमने यही कहा था कि ये मार्केट ऐसा है, सेल इन में गो अवे। वहां से 800-900 पॉइंट निफ्टी नीचे है। तो लेकिन अब वो बढ़ने और गिरने की जो रफ्तार है वो धीमी होती हुई दिखेगी। आपको रेंज को ट्रेड करना है, और ब्रॉड रेंज दीप ये है 9,000 से 10,000 की। 9,000 के आसपास सपोर्ट है, 10,000 के आसपास रुकावट है। अब वो ऊपर का रेंज थोड़ा और शिफ्ट होकर नीचे की तरफ आ रहा है 9,500 के आसपास। लेकिन ओवरऑल जहां तक ग्लोबल संकेतों का सवाल है, मेरे लिए ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, जहां अच्छी भी खबरें हैं मार्केट के लिहाज से। इंडेक्स देखेंगे तो आपको लगेगा दुनिया में सब कुछ ठीक है, और इंडेक्स से नीचे जाकर आप थोड़ी खबरें खंगालेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये सब क्यों, इंडेक्स क्यों बढ़ा। आप लॉजिक ढूंढ नहीं पाएंगे। तो आप लॉजिक मत देखिए। अगर आपको ट्रेड करना है तो ऊपर देखिए खाली डाउ को हरे निशान में, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है
तो डाउ के नीचे जाकर खबरों को ढूंढने की कोशिश कीजिए, फिर आपको लगेगा कि इन्वेस्ट आज करना है या रुक कर करना, आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर आपको ट्रेड करना है तो नीचे कुछ मत देखिए, कहाँ कोरोना, कौन सा कोरोना, किसने, चीन ने किसको क्या कहा और अमेरिका ने किसको क्या कहा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। डाउ बढ़ रहा है, हम बढ़ेंगे, डाउ घटेगा, हम बढ़ेंगे, हम घटेंगे। सिंपल एक ही फॉर्मूला है हमारे लिए, हमें ग्लोबल मार्केट्स पर ट्रेड करना है। एक और चीज यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स के साथ ही जोड़ना चाहता हूँ, जो आप कह भी रहे थे कि अब आगे मार्केट का क्या होगा, तो आगे मार्केट में सिंपल चीज दीप यही है कि हमारे पास जो हमारे लोकल ट्रिगर्स थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। हमारा लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ गया, ठीक है। अब हमारे यहाँ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल भी आपने देखा अब तक के हाईएस्ट सिंगल डे मामले आपके सामने आए, तो वहाँ कोई रिलीफ है नहीं। और जैसे जैसे अब ये मूवमेंट बढ़ रहा है लोगों का, उसके बाद किस तरह से कोरोना काबू में रहेगा या फैलेगा, और जैसे जैसे हम लॉकडाउन खोल रहे हैं पार्शियल, उसके बाद किस तरह का मामला होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज क्लियर कट है, सिर्फ और सिर्फ प्योरली बाजार के एंगल से एक चीज जो भारतीय बाजारों को रोक के रखी हुई थी गिरने से, वो ये थी कि हमारे यहाँ पैकेज आ सकता है। अब ये पैकेज में क्या होगा, कितना बड़ा होगा, कैसा होगा, और इस पैकेज में बाजार के लिए क्या होगा, इसको लेकर हमेशा मंदी करने वालों को एक डर रहता है कि किसी भी दिन पैकेज आएगा, हम गैप से खुलेंगे और हमें शॉर्ट काटने पड़ेंगे। जो आपने देख भी लिया कि किस तरह से 9583 का हाई बनाया, खोला गैप से वहीं पर और वहीं टॉप बन गया। आपको ये भी याद होगा, मैं लगातार इसीलिए कह रहा था जिस दिन पैकेज आ जाए बाजार उस दिन अपना टॉप बना देगा। सिंपल है, बस वहां पर आपको बेच के निकलना है। तो कम से कम अब इंडियन मार्केट्स में तेजी के लिए कोई ट्रिगर बचा नहीं, अपना ट्रिगर नहीं बचा, हमारे ट्रिगर सारे बाहर आ गए। अब कोई अचानक से एक आध और कोई सरकार ऐलान कर दे कि हाँ हम तो लॉन्ग टर्म हटा ही रहे हैं, तब तो एक अलग बात है। पैकेज के लिहाज से ट्रिगर निकल गया। अब अनएक्सपेक्टेड तो कुछ आ जाए तो वो तो मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन बाकी हमारे ट्रिगर्स निकल गए। मंदी के लिए, कमजोरी के लिए आपके पास 5 ट्रिगर सामने दिखते हैं। एफआईज की सेलिंग दमदार होती हुई दिख रही है, कोरोना चिंता की बात है, लेकिन आपके पास अब जो कुछ भी संकेत आगे बाजार में लेने वो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट से लेने हैं। बाकी सब चीज भूल जाइए, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में अपने दम पर आप तेजी नहीं कर पाएंगे। इसमें सिंपल है। लेकिन अगर डाउ मजबूत रहता है, डाउ ऊपर जा रहा है, तो आप डाउ को देखकर ही ट्रेड करेंगे। और अगर डाउ कमजोर होगा तो मेरा टेक अवे बहुत क्लियर है, ग्लोबल मार्केट्स जितने मजबूत होंगे हम उसके मुकाबले में कम मजबूत होंगे। ध्यान से सुन लीजिए, जितने ग्लोबल मार्केट्स मजबूत होंगे हम उनके मुकाबले में कम मजबूत होंगे, जितने ग्लोबल मार्केट्स खराब होंगे हम उनके मुकाबले में ज्यादा गिरेंगे। ये सिंपल ट्रेड है इस वक्त हमारे लिए। हमारे अपने ट्रिगर्स का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। हमारे ट्रिगर्स, हम वो कहते हैं कि हमारे तरकश में से सारे तीर निकल चुके हैं, तो अब हम हमारे पास कोई ऐसा तरकश में तीर बचा नहीं है जिसकी वजह से हम बहुत तेजी कर पाए। लेकिन हाँ, अमेरिका, ग्लोबल मजबूत रहेंगे, हम इनके साथ चलेंगे, इनके साथ बढ़ेंगे, लेकिन इनसे कम घटेंगे तो इनसे ज्यादा घटेंगे, ये हमने डिसाइड कर रखा है। सिंपल। ओके, तो बाजार ज्यादा सेंसिटिव होने वाले हैं ग्लोबल क्यूज के लिए, डोमेस्टिक ट्रिगर्स अब इतना ज्यादा हमको इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो सर फिर आज के ट्रिगर्स की बात कर लेते हैं। ग्लोबल न्यूट्रल है और एफआई आज के लिए नेगेटिव है, बाकी संकेत कैसे आ रहे हैं सर? बाकी संकेतों में डीआईएस के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट और ट्रेंड भी न्यूट्रल है। दीप, आज के लिए जो सपोर्ट जोन है निफ्टी पर वो 8,925 9,050 ये मजबूत सपोर्ट जोन है। इनफैक्ट 9,000 9,050 को आप बड़ा सपोर्ट मान सकते हैं, क्योंकि 9,000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है। 9,050 पिछले हफ्ते आपने 2 बार टेस्ट किया और वहीं पर सपोर्ट लेकर आप ऊपर आए हैं। 9,250 9,350 ऊपरी रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। इनफैक्ट 9,200 भी पार कर ले तो ये अपने आप में अचीवमेंट होगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 18,250 18,500 आपके लिए बैंक निफ्टी पर सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा। अगर हम 18,700 के आसपास के लेवल जो शुक्रवार के लो हैं उसे तोड़ते हैं तो फिर 18,250 18,500 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 19,100 से लेकर 19,500 ये 400 पॉइंट की रेंज परफेक्ट सेल जोन है। अब यहाँ मार्केट के मूड के हिसाब से डिसाइड करना है कि 19,100 में बेचना है, 19,250 या 19,400-500 में, बात उतनी ही है। आज की डे रेंज छोटी वाली 9,050 9,200 की निकल कर आती है दीप, और 9,000 से लेकर 9,250 की मीडियम रेंज है। 8,925 से लेकर 9,300 की है। इससे पहले आप चाहें तो 9,100 के आसपास एक छोटा सपोर्ट मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की जो आज की रेंज है 18,700 19,075 ये छोटी रेंज है, और 18,500 19,250 मीडियम रेंज मानकर चलें, और 18,250 19,450 ये आज की बड़ी रेंज आपके लिए। दीप,
ओके, तो लगभग 1200 अंक की रेंज आपको बैंक निफ्टी पर है और 350 अंक की रेंज आपको निफ्टी पर है आज के ट्रेड के लिए। सर, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए, जिनकी तेजी या मंदी की पोजीशन हो? दीप, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनमें निफ्टी पर आपको स्टॉप लॉस रखना है 9050 का, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। अगर इसके नीचे, वैसे तो 9200 के नीचे की 3 क्लोजिंग आपको मिली है, माफ कीजिएगा 2 क्लोजिंग मिली है पिछले 2 दिनों से, वो खराब है। और अगर एक दिन और 3 दिन लगातार 9200 के नीचे आप बंद होते तो फिर आप निर्णायक तौर पर एक छोटी रेंज को ब्रेक कर रहे हैं। और तब जो आप 9800 10,000 की हाई रेंज मानकर चल रहे थे ना, वो हाई रेंज आपकी घटकर 9400 9500 ही हो जाएगी। ऊपरी रेंज 9400 500 हो जाएगी, नीचे की रेंज 8900 9000 के आसपास की आ जाएगी। तो ये एक आज की क्लोजिंग 9200 के नीचे अगर होती है तो ये संकेत थोड़ा खराब होगा, लेकिन आपको स्टॉप लॉस 9050 का रखना है। बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस 18650 का रखना है, जो कि शुक्रवार का लो है। इसके नीचे अगर आप बंद होते हैं या आज दिन के दौरान फिसलते हैं तो आप एग्जिट कर लीजिए। जो शॉर्ट पोजीशन है उन्हें 9250 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इसके ऊपर अगर बाजार बंद हो या दिन के दौरान इसके ऊपर निकले तो आप अपनी शॉर्ट्स को काट लीजिए। 19100 ये आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल लगा बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए लगातार 3 दिन बैंक निफ्टी 3 दिन तो नहीं, 4 में से 3 दिन बैंक निफ्टी 19,000 के नीचे बंद हुआ है। तो अगर एक बार 19,100 के ऊपर बंद हो तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट सकते हैं। दीप, ओके सर, तो ये तो रही जहां तक आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है। नई पोजीशन सर कैसे बनानी चाहिए आज? नई पोजीशन में देखिए निफ्टी आप बेच सकते हैं। अब 9200 9300 की रेंज में आपको मौका मिले, ज्यादा सेफ 9250 से है। लेकिन ये है कि एसजीएक्स निफ्टी के तर्ज पे खुलेंगे या हम बाकी एशियाई बाजारों और डाउ के दम पर खुलेंगे। आप देखिए अब लगातार ये हो रहा है कि हम डाउ को और एशियाई बाजारों को अंडर परफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं। ये एक ट्रेंड नोटिस कीजिए और ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है और ये खासतौर से तेजी करने वालों को समझना जरूरी है। आप अमेरिकी बाजारों के डाउ फ्यूचर्स के सपोज डाउ फ्यूचर्स 50-100 पॉइंट आपको ऊपर दिखता है 3:30 बजे और आप बड़े कॉन्फिडेंस से तेजी की पोजीशन लेकर जाते हैं। डाउ फ्यूचर्स 250 पॉइंट ऊपर दिखते हैं, फिर भी एसजीएक्स निफ्टी में वो ताकत आपको नहीं दिखती। और ये कुछ समय से हो रहा है कि आप जितना मजबूती आपको अमेरिकी बाजारों में दिख रही है उतना मजबूत आप ट्रेड दिखा नहीं पा रहे हैं। आप सोचो 280 अंक अब डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, 50 अंक ऊपर बंद भी हुआ, उसके बावजूद एसजीएक्स लाल निशान में है। हाँ, कह सकते हैं कि पैकेज आया, पैकेज के बाद शायद जो लोगों को चाहिए था वो थोड़ा मिसिंग है उस वजह से, लेकिन उसके बावजूद एक चीज क्लियर कट है, एफआईएस की सेलिंग देखिए। तो ये कुछ ट्रिगर्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ज्यादा ऊपर जाने नहीं देंगे। और ऐसे में ऊपर में मौका मिले तो आपको उछाल में बेचना है। मैं बार बार यही दीप आपको कह रहा हूँ, मई के महीने में जब भी आपको गर्मी दिखे, मई की शुरुआत में 9860 की निफ्टी की क्लोजिंग थी 30 अप्रैल को, जहां से हमने इस सीरीज की शुरुआत की, वहां पर हमने कहा सेल इन में गो अवे। दूसरा सेलिंग आपको दिया जिस दिन पैकेज आया और नेक्स्ट डे 9580 9590 खुला, वहां पर टॉप बना है। तो अभी आपको कभी मार्केट्स की वजह से या हमारी किसी खबर की वजह से बड़ा गैप ऊपर मिले, गैप मिलते ही आपके मुंह में पानी आना चाहिए कि भाई मुझे गैप मिल रहा है ना, मुझे बेचना है। सिंपल चीज है, आपने एक डायरेक्शन क्लियर कर लिया, फिर उस डायरेक्शन में आपको ये समझ में आना चाहिए कि बस अब लेवल क्या है। तो लेवल में सिंपल चीज ये कि आपको एकदम बॉटम पे नहीं बेचना है, ये लेवल बेचने के नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ 9000 के आसपास के लेवल बेचने के नहीं है, आपको रिकवरी का इंतजार करना चाहिए और मिलेगी भी। कोई जरूरी नहीं कि कब किस वजह से रिकवरी मिलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये लेवल्स ऐसे हैं जो सपोर्ट लेवल है। आप आराम से इंतजार कीजिए और नहीं मिले मौका तो कोई बात नहीं कि आपका क्या गया। सिंपल चीज है, आप लेवल से बेचेंगे तो बेहतर है, लेकिन हाँ 9000 के आसपास आपकी शॉर्ट्स हैं, आप थोड़ी बहुत खरीदारी करना चाहते हैं 100 पॉइंट के रिस्क लेकर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कर लीजिए। तो 9000 आप अहम सपोर्ट के आसपास पहुंच रहे हैं और 9500-600 के आसपास आएंगे तो वहां बेचने का मौका मिलेगा। ये मार्केट को ट्रेड करने का तरीका है। मैं अगर आपको डायरेक्शन के हिसाब से मैं आपको कमजोरी या मंदी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी लेवल पर आपको मंदी करनी। मंदी के भी अपने लेवल्स हैं, बेचने के भी अपने लेवल्स है। वो बेचने के लेवल्स 9000-9050 नहीं है, वो ऊपर के लेवल है। ट्रेडिंग करने के लिए आज से आप 50-100 पॉइंट के लिए कोई भी ट्रेड करें वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपको डायरेक्शनली अगर अपना पोर्टफोलियो हल्का करना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो फिर आप उछाल का इंतजार करें। और बाजार आपको दोनों तरफ मौके हमेशा देगा। मंदी के मैं फिर कह रहा हूं, आपको मार्च वाली एक तरफा मंदी नहीं मिलेगी, अप्रैल वाली एक तरफा तेजी नहीं मिलेगी, दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे, उसके लिए तैयार रहना है। तो निफ्टी आपको बेचना है 9200 9300 की रेंज में, 9400 का स्टॉप लॉस होगा, 9100
50, 9100 और 9050 तक के टारगेट के लिए। जो खरीदना चाहते हैं निफ्टी वो 9000, 9050 की रेंज में खरीदने की कोशिश करें, वहां मिलता है मौका तो छोड़ना नहीं चाहिए, लेना चाहिए। 8900 का स्टॉप लॉस होगा, 9100, 9150 और 9200 के टारगेट के लिए। और आपको याद होगा शुक्रवार को भी यही रेंज आपको दी थी कि 9000, 9050 की रेंज में खरीदिए, और 9050 का एग्जैक्ट लो बनाया, 9150 तक पहुंचा भी, तो 100 पॉइंट आपको निचले स्तरों से निफ्टी में मिले होंगे अगर आपने एंट्री की है तो। बैंक निफ्टी 19,200, 19,400 ये परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको बैंक निफ्टी शॉर्ट करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 19,500 का होगा। 19,100, 19,000 और 18,850 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को भी बेचा जा सकता है। 19,100 से सोचना शुरू करिए कि मुझे कहां बेचना है, यहीं बेचना है या 19,250 पे बेचूं या फिर थोड़ा और रुकूं। लेकिन 19,100 से आपको मन बनाना शुरू करना चाहिए कि ऊपर में आप बेचने के लेवल आ रहे हैं। जो लोग खरीदना चाहते हैं, अब इसमें दो चीजें, क्या 18,700 के आसपास खरीदा जाए, मैं थोड़ा कम कंफर्टेबल हूँ। खरीदना होगा तो मैं निफ्टी खरीदूंगा बैंक निफ्टी खरीदने के बजाय। मुझे बैंक निफ्टी में कंफर्ट नहीं है खरीदने का। बैंक्स एनबीएफसी में लगातार बेरिश हूँ और अब भी हूँ। इस पैकेज को देखने के बाद भी मेरा बैंक्स और एनबीएफसी खरीदने का कोई मन नहीं करता। खरीदेंगे तो सीमेंट खरीदेंगे, खरीदेंगे तो मेटल खरीदेंगे, ये नहीं खरीदेंगे, ये बात पक्की है। बैंक्स और एनबीएफसी लेंगे ही नहीं, बहुत क्लियर कट है। और रिजल्ट भी जो आ रहे हैं ना, एकदम खराब से रिजल्ट आ रहे हैं। तो बैंक्स अगर लेना है तो बहुत नीचे में 18,300, 18,500 की रेंज वहां आएगा तो सोचेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। 18,200 का स्टॉप लॉस है, 18,650, 18,800, 18,900 ये 3 लेवल्स हैं जिनके लिए आपको बैंक्स में खरीदारी करनी है। पुट कॉल रेशियो 1:14 पर है, कंफर्टेबल है। थोड़ा सा नीचे की तरफ, थोड़ा और नीचे आएगा तो बेहतर है। विक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वोडाफोन आइडिया बैन से बाहर आ गया, तो अब बैन में कुछ भी बचा नहीं है। दीप बिल्कुल सर, तो ये तो रहा आज के ट्रेड के सेटअप का हाल। अब कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं सर। 2 बड़े नतीजे, बल्कि 3-4 बड़े नतीजे हैं, बट 2 आज जो हम हाईलाइट कर रहे हैं। सिप्ला, इनके नतीजे कैसे देखेंगे सर, और जो एल&टी फाइनेंस के नंबर्स आए वहां से क्या टेक अवेज हैं? दीप सिप्ला के नंबर्स कमजोर है, ऑपरेशनली परफॉर्मेंस जो आई है वो वीक है। लेकिन पॉइंट वही है कि सिप्ला को डाउनग्रेड करने की या बेचने की हिम्मत किसकी है। देखिए, एक 6 महीने 8 महीने पहले ऐसा वक्त था जब किसी को फार्मा स्टॉक्स टच नहीं करने थे, सबको बेचना है, सबको हाथ ही नहीं लगाना। ये हालत है कि जब उछाल आए बेचिए। अब ये हो गया कि जब गिरावट आए खरीदिए। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, रिजल्ट किसी भी लिहाज से अच्छे नहीं है। 3-4% सिप्ला का स्टॉक गिर सकता है, लेकिन लोअर लेवल्स पर खरीदारी आएगी। अब वो 555 के नीचे से खरीदारी का कहीं भी मूड बन सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है 540, 550 ये सपोर्ट रेंज है। इसके आसपास आपको खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर गैप से नीचे मिले तो शॉर्ट करने की राय मैं इसलिए नहीं दे रहा, वो खुलेगा ही गैप से। गैप से खुलने के बाद अगर नीचे से रिकवर हो गया तो बेहतर ये कि नीचे के लेवल पे सपोर्ट जोन के आसपास आए तो वहां आप खरीदारी करने का सोच सकते हैं। लेकिन रिजल्ट्स खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं, जिस तरह के आए हैं। दूसरा है एल&टी फाइनेंस। यहाँ भी बहुत कमजोर नतीजे हैं हर एक लिहाज से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक्स में ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस बन चुकी है। पिट पिटा के ये ऑलरेडी 57-58 रुपए के आसपास आई है। तो खराब रिजल्ट, एनबीएफसी का माहौल इस भाव में है, इसका मतलब ये नहीं कि और नीचे नहीं जा सकता है। 55 रुपए मुझे लगता है कि एक मजबूत सपोर्ट है इसके लिए फ्यूचर्स में, उसके आसपास रुक सकता है। हाँ, अगर वो तोड़ा तो हो सकता है 52 के लेवल के आसपास तक जा सकता है, लेकिन उससे नीचे की मंदी शायद ना हो। लेकिन यही है, खरीदना इसे भी नहीं है। ये लेवल्स में इसलिए दे रहा हूं कि वहां पर आपको शॉर्ट काटने चाहिए 52 या 55 के आसपास। मार्केट का मूड माहौल देखकर वहां शॉर्ट काटने की सोच सकते हैं आप। लेकिन ऑलरेडी शॉर्ट्स हैं सिस्टम में, इसलिए हो सकता है लोअर लेवल पर आपको एल&टी फाइनेंस में सपोर्ट आता हुआ दिखे। लेकिन रिजल्ट कमजोर है, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, रिजल्ट्स कमजोर है, पर क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में काफी करेक्शन आ गया तो निचले लेवल पर शायद सपोर्ट आपको आते हुए दिखे। आज अब बात कर लेते हैं कि आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। ओके, अनिल जी, मेरी मिस्टेक। एक M&M फाइनेंस पर भी सर आपकी राय थी? जी बिल्कुल, स्टॉक ऑफ द डे में M&M फाइनेंस ही है। और यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। यहाँ भी नतीजे जो आए हैं दीप वो कमजोर हैं। 170 के स्टॉप लॉस के साथ आप बेच सकते हैं, 162 और 158 तक के टारगेट के लिए। फाइनेंस कंपनियों के रिजल्ट जो आ रहे हैं ना, वो थोड़े परेशान करने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि भाव भी उस तरह के गिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी और रिस्क है। दूसरा ये कि M&M फाइनेंस तो थोड़ा ओवरबॉट स्टॉक भी है। यहाँ पर पहले शॉर्ट्स बने नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पर शॉर्ट्स की जगह भी है। तो मुझे लगता है थोड़ा और कमजोर M&M फाइनेंस हो सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 170 का रखें, शॉर्ट करते हैं अगर आप तो।
ओके, तो M&M फाइनेंस पर बिकवाली की राय है 162 पहला टारगेट होगा यहाँ पर। देखते हैं किस तरह से ट्रेड आता है। यहाँ पर भी नतीजे कमजोरी रहे। चलिए अब देख लेते हैं कि बाकी कौन से स्टॉक्स हैं आज जो फोकस में आ रहे हैं। हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार है, देवांशी, पूजा और साथ ही ब्रोकरेज के लिए आशीष। देवांशी, आपसे शुरुआत करते हैं, बताएं आज के ट्रिगर्स और बाकी जो नतीजे हैं वो कौन से हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज देखिए सबसे पहले जो नतीजे आने वाले हैं उसमें कैश मार्केट में डॉक्टर लाल पैथ लैब, साथ ही महाराष्ट्र स्कूटर्स, GSK फार्मा, डेल्टा कॉप, एस्ट्राजेनेका फार्मा और साथ ही सौराष्ट्र सीमेंट, ये कुछ कंपनीज हैं जिनके नतीजों पर फोकस रहेगा। वेदांता के आज बोर्ड की बैठक है जहां पे डी लिस्टिंग के प्रस्ताव पर आज कुछ नतीजा आता हुआ दिख सकता है। और मारुति सुजुकी कंपनी की जो गुड़गांव प्लांट है उसमें आज से कामकाज शुरू होता हुआ दिखेगा, इस पर नजर रखें। इसके अलावा जो कुछ नतीजे आए थे इस पर नजर कर लेते हैं। मार्केट आज के बाद टाटा केमिकल्स नतीजे इस बार थोड़े से कमजोर हैं और आप देखिए जो अधिग्रहण या रिस्ट्रक्चरिंग होती हुई दिखी थी ये इस बार फैक्टरिंग होता हुआ दिख रहा है। जो आय है 7% तक घटते हुए दिखी है, जो मुनाफा है वो करीब 50% तक इस बार घटता हुआ दिखा है। मार्जिन इस बार करीब 17% पे आए हैं, 17.5% से घटकर। साथ ही नैल्को नतीजे अच्छे हैं, आय जो है करीब 20% तक बढ़ती हुई दिखी है 61 करोड़ पर। और साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है वो करीब 40% तक सुधरता हुआ दिखा है इस तिमाही में। मार्जिन 25% पर आते हुए दिखे हैं और जो मुनाफा है उसमें भी 36% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। तो कुल मिला के इसके नतीजे अच्छे हैं। ट्राइडेंट नतीजे कमजोर ही हैं, जो आय है 30% तक घटती हुई दिखी है और जो मुनाफा है 57% तक घटता हुआ दिखा है। CDSL के भी नतीजे इस तिमाही में हल्के से कमजोर आते हुए दिखे हैं। जो आय है 17.5% कम होती हुई दिखी है, 60 करोड़ पे आय आई है कंपनी की। मुनाफा इस बार करीब 29 करोड़ पे आया है, 15% तक की गिरावट के साथ। और मार्जिन 55% से घटकर इस बार केवल 43% पर आते हुए दिखे हैं। थोड़े से खर्च भी कंपनी के बड़े हैं। प्रॉम्प्टन ग्रीव्स यहाँ पे भी अनुमान से कमजोर नतीजे हैं कंपनी के। जो आय है इस बार 15% तक कम होती हुई दिखी है, जो मुनाफा है उसमें 27% की गिरावट हमने इस तिमाही में देखी। और आखिर में L&T टेक, यहाँ पे भी आप देखिए नतीजे कमजोर हैं। जो आय है करीब 1.5% ही बढ़ती हुई दिखी है, मुनाफा एकदम फ्लैट आता हुआ दिखा है 204 करोड़ पे। और साथ ही मार्जिन जो है वो 17% से घटकर 15% पे आते हुए दिखे हैं। तो कुल मिलाकर अनुमान से थोड़े से कमजोर नतीजे इसके भी हैं। बिल्कुल, तो काफी सारे नतीजे हैं जहां पर हमारा फोकस रहेगा। ऐसे ही कुछ नतीजे और खबरों वाले शेयर्स पूजा के पास भी हैं, बताएं पूजा। जी, नाम इंडिया यानी कि निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यहाँ पर नजर रखिए नतीजे कमजोर हैं। आय में 20% की गिरावट दर्ज हुई है, मुनाफा करीब 97% घटा है कंपनी का। और यहाँ पर जो अन्य आय है वहां पर भी कंपनी को नुकसान इस बार देखने को मिला। इस वजह से हम देख रहे हैं कि मुनाफे में काफी ज्यादा असर इस बार देखा गया है। हुतामकी PPL, यहाँ पर भी नंबर्स कमजोर ही नजर आ रहे हैं। आय 8% घटी है कंपनी की, मुनाफा 35% घटा है। और कामकाजी मुनाफे की अगर बात करेंगे तो वहां पर भी करीब 44% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की है। कुछ खबरों की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए। खबर आ रही है कि 20 मई से 3 जून तक कंपनी का जो 53,000 करोड़ का राइट्स इशू है वो खुला रहेगा। इसके अलावा एक और खबर आ रही है, जनरल अटलांटिक जियो में 598 करोड़ का कंपनी निवेश करने जा रही है और जियो में करीब 1.34% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी जनरल अटलांटिक। तो आज इस पर नजर रखिए। केनार कंस्ट्रक्शन, तेलंगाना सरकार से कंपनी को कुल 2300 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट मिले हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड, यहां पर भी नजर रखिए। यहां कंपनी को ऑस्ट्रेलिया में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है और ऑर्डर की जो वैल्यू है वो 2600 करोड़ है। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की कुल ऑर्डर बुक अब 4900 करोड़ पहुंच चुकी है। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। एनसीसी आदित्य बिरला सन लाइफ ने कंपनी में करीब 3% हिस्सेदारी बेच दी है और अब जो हिस्सेदारी है वो 7.24% से घटकर 3.95% हो चुकी है। NIT टेक, यहाँ पर भी 13 मई को HDFC म्यूचुअल फंड ने जो अपनी हिस्सेदारी है वो घटा दिया और हिस्सेदारी 5% से घटाकर करीब 3% की है। और आखिर में बात करते हैं फंड एक्शन की। इक्विटास होल्डिंग में फंड एक्शन हुआ है जिसमें कि जूलियस बेर मल्टी स्टॉक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने कंपनी के करीब 27 लाख शेयरों की बिकवाली की है 49 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। बिल्कुल, तो काफी न्यूज हैवी वीकेंड रहा और काफी सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। पर ब्रोकरेजेस के भी काफी स्टॉक्स हैं फोकस में आ रहे हैं, कुछ सेक्टर्स भी फोकस में जान लेते हैं FIR में। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, सबसे पहले तो बताइए राहत पैकेज के जो अनाउंसमेंट्स हैं उस पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है?
गुड मॉर्निंग दीपांशु। राहत पैकेज के ऊपर रिपोर्ट्स आई हैं और ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से एक आम राय ये देखने को मिल रही है कि सरकार की तरफ से जो घोषणाएं हुई हैं इसमें लंबी अवधि और मध्यम अवधि में तो ज़रूर एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन छोटी अवधि में कोई भी सुधार की उम्मीद नहीं लगा रहा है। सबसे पहले आप सीएलएसए की रिपोर्ट देखिए, ये कह रहे कि आरबीआई की तरफ से जो घोषणाएं हुई हैं, सरकार ने जो गारंटी दी है, जो फंडिंग दी है, वो एक सब्सटैंशियल पार्ट है पूरे राहत पैकेज का। और मांग को सुधारने को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जिसके चलते पूरे इकोनॉमिक पैकेज से कहीं ना कहीं थोड़े से निराश नजर आते दिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राहत पैकेज का जो अनाउंसमेंट है वो वित्तीय घाटे का 0.8% यानी 1% से भी कम है। नोमिरा की भी रिपोर्ट आई है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस वित्त वर्ष में जो वित्तीय घाटा है वो करीब 7% रहेगा। छोटी अवधि में ये भी कोई सुधार के संकेत नहीं देख रहे हैं, कोई सुधार की उम्मीद नहीं है, जिसके चलते इन्होंने अपने जीडीपी के अनुमान में जो गिरावट है -5% का इस साल के लिए, उसको बरकरार रखा है। तो ब्रोकरेज हाउस फिलहाल अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर और मांग की तरफ से कोई सुधार न होने के चलते हल्के से निराश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ब्रोकरेजेस हल्के से निराश नजर आ रहे हैं जहां तक राहत पैकेज का सवाल है। पर स्टॉक्स की बात करें, नतीजों के दम पर भी काफी स्टॉक्स फोकस हैं, वैसे भी काफी रिपोर्ट्स आई हैं, यहाँ पर क्या एक्शन है? बिल्कुल दीपांशु, सिप्ला के ऊपर रिपोर्ट आई है, यहाँ पर नतीजे आए थे और सीएलएसए की रिपोर्ट है। इनका मानना है कि नतीजे जो हैं थोड़े से अनुमान से कमजोर देखने को मिले, लेकिन इनकी प्रोडक्ट पाइपलाइन इतनी मजबूत है कि ये कह रहे हैं कि आगे जाकर हो सकता है कि कुछ सालों में आय में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिले। खासतौर पर रेस्पिरेटरी पाइपलाइन अगर आप देखें तो कंपनी की बेहद मजबूत नजर आती है, जिसके चलते इन्होंने खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 720 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है, ये बायोकॉन पर, यहाँ पर भी जो नतीजे आए थे वो थोड़े से कमजोर देखने को मिले थे, लेकिन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है इन्होंने 327 रुपए के लक्ष्य के लिए। निप्पॉन इंडिया एएमसी के रिजल्ट आए थे, सीएलएसए की रिपोर्ट है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है इन्होंने 380 रुपए से घटाकर केवल 300 रुपए कर दिया है। ये कह रहे हैं कि जो डेट, इक्विटी और लिक्विड फंड्स में थोड़ा सा प्रदर्शन खराब देखने को मिला था, जिसके चलते इनका असेट अंडर मैनेजमेंट 12% घटा है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट भी इन्होंने हाईलाइट किया है कि ईटीएफ सेगमेंट में अगर आप देखें तो कंपनी की पकड़ बेहद मजबूत नजर आती है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो इनका ईटीएफ सेगमेंट जो है वो 36% बढ़ा है, जिसके चलते थोड़े से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और खरीदारी के राय को इन्होंने बरकरार रखा है। सीएलएसए की एक और रिपोर्ट है, एलएनटी टेक पर, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 2160 से घटाकर 1340 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि नतीजे कमजोर देखने को मिले थे, लेकिन नई डील मिलने की उम्मीद से चलते थोड़े से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। सीएलएसए की एक और रिपोर्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 1770 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि जनरल अटलांटिक से इन्होंने जो डील की है, साथ ही कुछ और डील की उम्मीद लगा रहे हैं, और कंपनी जो नेट डेट फ्री होने की योजना बना रही थी उसमें अब कामयाब होती हुई नजर आ रही है। आखिरी रिपोर्ट है सीमेंस पर, जेफरीज की रिपोर्ट है, जहां पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य जो है 930 से घटाकर केवल 900 रुपए कर दिया है। ये कह रहे हैं कि नतीजे अनुमान से कमजोर देखने को मिले थे और पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो ऑर्डर बुक में 5% की गिरावट देखने को मिली। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज एक्शन रहने वाला है। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। और शुभ शुरुआत के लिए सबसे पहले जय ठक्कर, बताएं जय, क्या खरीदेंगे या बेचेंगे आज? गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी, एक खरीदने की सलाह है एंड वो है टोरेंट फार्मा के ऊपर। ये स्टॉक इसीलिए चुना है मैंने पिक ऑफ द डे में, बिकॉज अनिल जी अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक में कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है लगभग 9 अप्रैल से। सो 9 अप्रैल से हमें कंटिन्यूसली इसमें एक क्लियर कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है और लगभग एक महीना ऊपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर चुका है, और उसका कहीं ना कहीं जो लास्ट लेग ऑफ कंसोलिडेशन है अनिल जी, मुझे लग रहा है खत्म हो चुका है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो लोअर एंड ऑफ द रेंज से एक अच्छी रिवर्सल देकर पॉजिटिव क्लोज हुआ है ये स्टॉक करीब 2460 के आसपास। आई थिंक अगर मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो नीचे की तरफ 2420 से लेकर 2400 की बहुत ही अच्छी रेंज है। ऊपर में पहला टारगेट इसका बनता है 2525 का, और वही ब्रेकआउट लेवल अनिल जी, अगर वो 2525 निकालता है तो मैं कहूँगा पूरे 1-1.25 महीने की रेंज का ब्रेकआउट आएगा, और उसके ऊपर तो और भी बड़े टारगेट्स हमें देखने मिल सकेंगे लगभग 10% के। बट शॉर्ट टर्म के नज़रिए से अगर मैं देखता हूँ 2525 का टारगेट, 2420 का स्टॉप लॉस।
ओके, तो ये है राय आपके लिए टोरेंट फार्मा में खरीदारी करने की। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज के पिक के तौर पे ऑटो सेक्टर में टीवीएस मोटर यहाँ पे मेरे को अच्छा लग रहा है। टीवीएस मोटर में यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक का स्ट्रक्चर चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। लास्ट वीक भी मार्केट जब रेंज बाउंड थे, टीवीएस मोटर ने एक तेजी का मूव दिखाया था। टीवीएस मोटर की कल की क्लोजिंग प्राइस है 335-336 के आसपास, तो यहीं पे मिलता है तो भी खरीद सकते हैं। थोड़ा सा अगर नीचे मिले 330 के आसपास तो खरीदारी करके चले, कोई दिक्कत नहीं है टीवीएस मोटर को खरीदारी करने में। नीचे में 315-320 के आसपास का टीवीएस मोटर का सपोर्ट है, और ऊपर में जैसे ही 350 का लेवल तोड़ेगा तो 360 रुपए तक का अपसाइड मूव टीवीएस मोटर में देखने को मिल सकता है। 350-360 टीवीएस मोटर का टारगेट होगा। 330-335 के बीच में खरीदारी करें। 315-320 का नीचे में स्टॉप लॉस होगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया है, यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव टीवीएस मोटर में आज के दिन में और इस हफ्ते में देखने को मिलना चाहिए। ओके परफेक्ट, तो यहाँ पर T4 टोरेंट फार्मा, T4 टीवीएस मोटर खरीदने की राय दोनों की तरफ से आती हुई। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बाय सेल नोटा। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा बाय है रैमको सीमेंट्स 575 का बंद है, 568 का स्टॉप लॉस है और 594 तक के टारगेट्स में आज और कल में देख रहा हूं। ओके, रैमको सीमेंट में खरीदारी कर 568 का स्टॉप लॉस, 575 पर आपको एंट्री करनी है। 594 568 का स्टॉप लॉस है, 574 के टारगेट रैमको सीमेंट में खरीदारी करने की राय है वागले साहब की तरफ से। राकेश जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरी खरीदारी की राय उसी पर है जिसपे शुक्रवार को मैंने और कुणाल जी ने चार्ट कॉर्नर पर खरीदारी की राय दी थी। स्टॉक है वेदांता की बोर्ड मीट है, उससे पहले वेदांता को खरीदने की राय है। 87.75 का स्टॉप लॉस है और 105 के टारगेट के लिए वेदांता को खरीदे। ओके, 105 का लक्ष्य, 105 खरीदिए 87.75 के स्टॉप लॉस के साथ वेदांता। कुणाल जी आपका क्या इरादा है? वेदांता की तो आज बोर्ड बैठक भी है डीलिस्टिंग को लेकर, राकेश जी की खरीदारी करने की राय 93। आपकी पिक अलग है या सेम? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, मैंने जो स्टॉक चुना था वो ऑलरेडी जय जी ने अभी रेकमेंड किया है, यानी कि टोरेंट फार्मा पे जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था वो मुझे भी दिखाई पड़ा और मेरी राय में उसको बाय करना चाहिए। लेकिन अनिल जी क्योंकि जय जी ने उसकी ऑलरेडी बात कर ली है तो एक स्टॉक और मैं मेंशन करता हूँ और वो है एस्ट्राजेनेका फार्मा, जिस पर कई बार मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी है। और ये जो स्टॉक है अनिल जी, इसमें आपको आज के ट्रेड में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो मेरी राय में एस्ट्राजेनेका फार्मा इन स्तरों पर बाय करना चाहिए और ये न केवल बहुत शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि आजकल के लिए, बल्कि पोजिशनल बेसिस पर भी इसको खरीद कर रखना चाहिए। बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट है और करेक्शन पूरा होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो एस्ट्राजेनेका फार्मा 3020 के आसपास चल रहा है। कुणाल जी कोई टारगेट वारगेट देंगे, टारगेट स्टॉप लॉस? अनिल जी देखिए, टारगेट है 3300 रुपए का, 3300 रुपीज का इमीडिएट टारगेट है, जो कि मुझे लगता है कि कुछ ही सत्रों में आपको आता हुआ दिखेगा। और 3300 पार हो जाने के बाद इसमें खुला नीला आकाश है और फिर इसमें जो टारगेट है वो 3800 रुपए के बनेंगे। तो मुझे लगता है कि मौजूदा स्तरों पर खरीदें, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 2925 पर स्टॉप लॉस रखना है और 3020 के आसपास इसको बाय करने की राय। खुला नीला आकाश तो पहले खाली आपकी पिक्स में दिखते थे और आपके चार्ट्स में दिखते थे, लेकिन अब लॉकडाउन में एक चीज साफ है, कहीं भी आप ऊपर आसमान में नजर डालें तो खुले नीले आकाश अब दिखने लग गए हैं और रात को चांद तारे भी बराबर साफ साफ दिखते हैं। कम से कम मुंबई में, तो गांव में तो शायद पहले भी दिख जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ पोल्यूशन जरूर कम हुआ। आइए चलते हैं जयपुर, जैन साहब हमारे साथ हैं। जैन साहब बताइए आपकी पिक्स। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। और पिक्स में ये है कि मैंने जो फ्राइडे को एक जो शो करते हैं बाजार अगले हफ्ते, उसमें इंट्राडे के तौर पे मैंने केईसी इंटरनेशनल दिया था और पोजिशनल के तौर पे मैंने वीएसटी इंडस्ट्रीज दिया था, जो वजीर सुल्तान टोबैको जो नाम बोलते हैं। और वहां मेरे को एक कंफ्यूजन था कि मैं पोजिशनल में वीएसटी दूं या फिर मिधानी दूं, तो फिर हमने वीएसटी को चुना क्योंकि मुझे फंडामेंटली और वैल्यूएशंस वाइज बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। और मिधानी वगैरह क्या न्यूज रिलेटेड स्टॉक है, हालांकि आज हो सकता है गैप अप के साथ खुल जाए क्योंकि बहुत सारे अनाउंसमेंट्स है तो रिटेल इंटरेस्ट रहता है, बट फिर भी ये स्टॉक को मैंने ऑलरेडी लास्ट वीक इसके ऊपर काफी डिस्कशन मिधानी के ऊपर कर चुके हैं, तो वो बाइंग है साथ में। और मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे अमृतांजन दिया था, जो कि मैंने पहले भी दिया था, टारगेट अचीव हुआ 330-40 से लेकर 420, फिर वापस से 360 के लगभग आ चुका है। और लेवल ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है जो एफएमसीजी कंपनी
विथ मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ और ओटीसी और इन प्रोडक्ट्स में रहते हैं, ये कंपनियां बहुत अच्छा करेगी और सबसे बढ़िया एक कस्प है ये सारी चीजों का। तो मुझे लगता है कि अमृतांजन में डाउनसाइड रिस्क कम है और ये स्टॉक बहुत बढ़िया करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गॉडफ्रे फिलिप्स जो कि वीएसटी जैसी एक दूसरी कंपनी है, सिगरेट बनाने वाली कंपनी, वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत बढ़िया है, उस स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान दें। और एक वेदांता को लेकर हमने स्ट्रैटेजी परसों भी शायद फ्राइडे को भी डिस्कस की थी। मैं पुट्स हम लोग सेल करवा रहे हैं, जो ऑलरेडी राकेश जी ने बहुत बढ़िया पिक दी और आज काफी हलचल में रहेगा। तो पुट्स को बेच सकते हैं 82.5 का, कोई एग्रेसिवली और करना तो 85 का या 80 का भी, वहां पे प्रीमियम मिलता है क्योंकि ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है और मे का प्रीमियम वैसे ही आ जाएगा। आज मीटिंग है, बाइंग की प्राइस आएगी, कंपनी अपने लिए तो बहुत बढ़िया कर रही है बट किस भाव पे होता है वो सारी चीजें देखने को है। सो इट विल बी अ बिग दिस थिंग, सस्पेंस रहेगा, तब तक आप ब्याज खाते रहिए प्रीमियम बेच के।